बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। माय नेम इज बशीर शरीफ और आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11 फिजिक्स के जो है वो मॉडल पेपर को डील करने जा रहे हैं जो कि फेडरल बोर्ड ने अपनी वेबसाइट के अंदर अपलोड किया था। तो अगर हम प्रीवियस बात करें तो उसके अंदर क्लास 9 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की हमने मैथमेटिक्स के पोर्शन कवर किया था। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11 के फिजिक्स के पार्ट को डील करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारी कोशिश होगी कि हम ऑब्जेक्टिव पोर्शन कवर कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हम सब्जेक्टिव और फर्दर लॉन्ग क्वेश्चन के पोर्शन को कवर करेंगे। तो बेसिकली जो हम ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने जा रहे हो न्यू पेपर पैटर्न जो 2024 का पेपर था जो फेडरल बोर्ड ने अपनी वेबसाइट के अंदर एज अ मॉडल पेपर के तौर पे अपलोड किया था, उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट जो भी वीडियो हम अपने चैनल पे अपलोड करें वो आप लोगों तक पहुंच सके। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने डिफरेंट क्लास के जो है वो ग्रुप बनाए हुए हैं, तो उनको लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपके पास रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के नोट्स आ सके। तो स्टार्ट करते हैं और आया से स्क्रीन की तरफ। तो बेसिकली अगर पेपर की बात की तो ये पेपर पैटर्न था जो कि फेडरल बोर्ड ने एक मॉडल पेपर अपनी वेबसाइट के अंदर अपलोड किया था। तो अगर हम बात करें तो जैसे 2023 का पेपर था, सबसे पहले हमारे पास सेक्शन ए आ गया जिसके अंदर हमारे पास ऑब्जेक्टिव पोर्शन है, ठीक है। उसके बाद अगर हम मूव करें तो हमारे पास सेक्शन बी के अंदर सब्जेक्टिव पोर्शन के अंदर आप न्यू पेपर पैटर्न के मुताबिक हर दो क्वेश्चन के अंदर से आपने क्वेश्चन करना था, ठीक है। तो ये वो पैटर्न है, ठीक है। तो इसके लिए मैं दूसरी पीडीएफ ओपन कर लेता हूँ जिसको मैंने एडिट किया हुआ है, ठीक है। तो अगर बात करूं तो सबसे पहले मैं ऑब्जेक्टिव पोर्शन कवर करने जा रहा हूं। तो ऑब्जेक्टिव पोर्शन के अंदर मैंने हर ऑब्जेक्टिव के अंदर स्पेस दे दी ताकि मैं उसको एक्सप्लेन कर सकूं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव नंबर 1 की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि आप लोगों तक क्लियर पहुंच सके। तो अगर बात की जाए तो ऑब्जेक्टिव नंबर 1 में लिखा हुआ है कि द परसेंटेज एरर इन अ मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड आर 2% एंड 3%। तो अगर स्टेटमेंट से मैं बात करूं तो मेरे पास मास का जो परसेंटेज एरर है वो 2% है और स्पीड का जो परसेंटेज एरर है वो 3% है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ कि हाउ मच परसेंटेज विल मैक्सिमम परसेंटेज एरर एस्टिमेट इन काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन। तो हमने फाइंड करना है कि मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले हमें काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखना पड़ेगा जो कि हमारे पास लीनियर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है, जो कि मेरे पास था कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², ठीक है, ये आ जाएगा। तो अगर मैं बात करूं जो भी कांस्टेंट टर्म होती है उसको हम स्किप कर लेंगे, ठीक है। तो जब मैं बात करूंगा कि परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 हमारे पास क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा। और जैसे कि हम पढ़ते थे लॉगरिथम की प्रॉपर्टी में, तो यानी जो भी कांस्टेंट टर्म होगी वो स्किप हो जाएगी और लॉगरिथम की प्रॉपर्टी में जैसे पढ़ते थे कि मल्टीप्लाई विल चेंज इनटू प्लस एंड पावर विल कम टू स्टार्ट। तो ये बन जाएगा कि परसेंटेज एरर ऑफ मास प्लस, देखा जाए तो हम लॉगरिथम में पढ़ते हैं कि जो भी पावर होती है वो स्टार्ट में आ जाएगी। तो v के ऊपर पावर है तो v की पावर जो होगी वो उसको स्टार्ट में आ जाएगी। तो लिखेंगे परसेंटेज एरर ऑफ v, स्पीड इसको बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं फर्दर बात करूं तो मेरे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर गिवन है कि परसेंटेज एरर ऑफ मास इज 2%, ठीक है, एंड परसेंटेज एरर ऑफ स्पीड इज 3%, यानी 2 मल्टीप्लाई 3% हो जाएगा। तो 2% हैज इट इज आ जाएगा और 2 3 6%। जब दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है 8%। तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर जो मैक्सिमम एरर आ रहा था वो मेरे पास कितना आ रहा है 8%। तो जिसका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। तो ये होप्स हो कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी, ठीक है। तो ये बेसिकली जो एमसीक्यू नंबर 1 लिया गया, चैप्टर नंबर 1 के अंदर से लिया गया, ठीक है। अनसर्टेनिटी के अंदर आपने पढ़ा होगा तो उसके अंदर से लिया गया, ठीक है। तो उसके बाद आपने रिलेटिव अनसर्टेनिटी पढ़ी होगी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी पढ़ी होगी, ये उसके अंदर से टॉपिक लिया गया, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। तो इसको मैं रेस कर लेता हूँ, ठीक है। तो जो इसके इंशाल्लाह जो है वो नोट्स, ठीक है, उसके स्क्रीनशॉट में नीचे रिस्पेक्टिव डिस्क्रिप्शन के अंदर जो भी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है उसको ज्वाइन करें तो उसके अंदर मैं सेंड कर दूंगा। तो अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं तो मेरे पास लिखा हुआ कि अ फर्स्ट पर्सन डिस्प्लेस 10 यूनिट टुवर्ड नॉर्थ। तो अगर बात करूं तो मेरे पास अगर नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में है तो साउथ पोल उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अगर मैं इसको नॉर्थ पोल बोलता हूं तो ये क्या होगा, साउथ पोल होगा, यानी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब लिखो कि फर्स्ट पर्सन डिस्प्लेस 10 यूनिट, यानी फर्स्ट पर्सन कितने डिस्प्लेस करे, फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट मेरे पास कितनी आ रही है, डिस्प्लेसमेंट
वो मेरे पास आ रही है 10 यूनिट, ठीक है। उसके बाद अगर फर्दर बात की जाए आफ्टर सेकंड डिस्प्लेसमेंट, सेकंड डिस्प्लेसमेंट मेरे पास कितनी आ रही है, वो मेरे पास आ रही है 7 यूनिट, ठीक है। अब लिखा हुआ कि हिज सेकंड डिस्प्लेसमेंट वाज, अब एक डिस्प्लेसमेंट 10 यूनिट आ रही है, दूसरी कितनी आ रही है 7, तो सेकंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए मैं जैसे करता था कि 10 माइनस 7 कर दूंगा तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा 3 यूनिट, ठीक है। तो बेसिकली अब ये दोनों डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही थी नॉर्थ पोल की तरफ, ठीक है। अब नॉर्थ का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, साउथ, तो 3 यूनिट डिस्प्लेसमेंट कवर होगी उसके साउथ पोल के अंदर ताकि ये बैलेंस हो सके, ठीक है। तो इसके राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। तो बेसिकली ये सेकंड चैप्टर से न्यूमेरिकल लिया गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो बेसिकली इस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा जो जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो वो हमसे कमेंट सेक्शन में राब्ता कर सकते हैं। तो बेसिकली इसको ज्यादा डिटेल में समझा नहीं सकता क्योंकि अगर ज्यादा डिटेल में समझाई तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, एक एक जो है एमसीक्यूज के अंदर 10-10 मिनट लग जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मूव करें हम नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर लिखा है कि फॉर अ प्रोजेक्टाइल मोशन g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट टू द स्क्वायर ऑफ टाइम फ्लाइट, ठीक है। तो इसके लिए मुझे अगर इसकी स्टेटमेंट को फिर एक बार आपको समझाता हूँ, फिर आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो अगर इसकी स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ा जाए तो मेरे पास g की वैल्यू लिखी हुई है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट रीच टू द टाइम ऑफ फ्लाइट, मीन मेरे पास एक यूज है g की वैल्यू जो कि मेरे पास आ रही है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड नेक्स्ट थिंग मैंने फाइंड करनी है वो हाइट फाइंड करनी है और टाइम ऑफ फ्लाइट, मीन हाइट को मैंने फाइंड करना है और टाइम ऑफ फ्लाइट। अब ये हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट, अब देखा जाए तो टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या है, स्क्वायर ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, ये टी ऑफ इसका स्क्वायर फाइंड करना है। तो सबसे पहले मुझे हाइट का फॉर्मूला और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो अगर इसके फॉर्मूले की बात की जाए तो मेरे पास अगर हाइट ऑफ फ्लाइट की बात करूं, ठीक है, तो हाइट की कितनी, हाइट का क्या फॉर्मूला होता है जो कि हमने प्रोजेक्टाइल मोशन चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था। तो उसका फॉर्मूला हमारे पास आ रहा है कि u का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। और अगर मैं बात करूं टाइम ऑफ फ्लाइट का, तो टाइम ऑफ फ्लाइट किसके इक्वल होता है, तो मेरे पास हो जाएगा 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g, ठीक है। तो बेसिकली मैंने लिख लिया हाइट का भी फॉर्मूला और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला भी, ठीक है। तो अगर बात करें तो मैंने रेशियो फाइंड करनी थी, रेशियो किसी से फाइंड करनी है, अगर आप फिर क्वेश्चन पे फोकस करें तो रेशियो फाइंड करनी है हाइट की, यानी ऊपर h आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय रीच टू अ स्क्वायर ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी t के स्क्वायर की रेशियो फाइंड करनी है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं हाइट, तो पहले हाइट ऊपर है तो उसको लिख लेता हूं, तो मेरे पास आ जाएगा u का स्क्वायर फिर साइन का स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। अब दरमियान में डिवाइड का साइन है, ठीक है। अब डिवाइड के साइन के बाद टी स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, ठीक है। अब मेरे पास ये टी की वैल्यू थी लेकिन मुझे टी का स्क्वायर चाहिए, तो ये हो जाएगा 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इस फॉर्मूले वापस करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास ये h डिवाइडेड बाय t का स्क्वायर इज इक्वल टू u का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, ठीक है। फिर g स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4u का स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। तो मैंने दोनों के दरमियान रेशियो फाइंड करनी थी। तो अगर मैं कटिंग कर लूं, ठीक है, तो मुझे पता है कि बेसिकली साइन स्क्वायर काट जाएंगे, यू स्क्वायर काट जाएंगे, g और सॉरी यहाँ पे g का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो वो मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो मेरे पास इसका आंसर कितना आता है, ठीक है। तो मेरे पास g और g का स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ऊपर मेरे पास बच रहा था g और नीचे मेरे पास बच रहा 4 2 8, ठीक है, ये आ गया। तो मुझे पता है कि g की वैल्यू कितनी थी 10, तो 10 डिवाइडेड बाय 8 कर लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 5:4। तो जिसका राइट ऑप्शन बनता है वो ऑप्शन नंबर सी बनता है, ठीक है। तो आई होप सो कि समझ आ गया होगा आप लोगों का। अगर आपका इसके अंदर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने हाइट ऑफ फ्लाइट की, फिर टाइम ऑफ फ्लाइट की फॉर्म जो है वो जो है फॉर्मूला लिख लिया, फिर रेशियो में लिख लिया। रेशियो में ऊपर हाइट थी और नीचे टाइम
का स्क्वायर था वो पुट कर दिया, वैल्यू पुट कर ली, तो मेरे पास h डिवाइडेड बाई t कितना आ गया 4 डिवाइडेड बाई 4 5 डिवाइडेड बाई 4 विच इज इक्वल टू 5:4। तो आई होप सो की चीज आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो इसको रेस कर लेता हूँ और उसके बाद मैं इसके नेक्स्ट पार्ट को डील कर लेता हूँ। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर लिखा हुआ कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ i क्रॉस j डॉट के इक्वल टू। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दरमियान में कौन सा प्रोडक्ट है, तो सबसे पहले हमें देखना है कि प्रोडक्ट कौन सा, तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है। तो क्रॉस प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए हमने पढ़ा था कि i ठीक है। तो अगर बात कीजिए तो ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो इसमें देखा जाए अगर सेम डायरेक्शन मूव करें यानी i इंटू जे इज इक्वल टू के, जे इंटू के इज इक्वल टू आई, और अगर मैं मूव करूंगा रिवर्स डायरेक्शन में k इंटू जे इज इक्वल टू माइनस आई। तो इसको देखते हुए इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर बात कीजिए तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन की i क्रॉस j डॉट k, ठीक है। तो अगर बात कीजिए तो i इंटू जे किस इक्वल है, i इंटू जे इज इक्वल टू k, तो यहाँ पे आ जाएगा k, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट आएगा तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि i डॉट i j डॉट j एंड k डॉट k इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे दोनों डॉट प्रोडक्ट में, ठीक है, तो दोनों सेम है, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा मेरे पास 1, ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट आता है वो ऑप्शन नंबर बी आता है, ठीक है। इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। उसके बाद अगर नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव किया तो लिखा है कि व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, यानी जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स को लगाएं, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी विल नॉट चेंज, यानी जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो कौन सी जो है वो कंडीशन चेंज नहीं होगी, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। तो जब भी हम किसी चीज पे फोर्स लगाते हैं, लेट्स सपोज मेरे पास ये कोई बड़ी एलसीडी है, कोई गाड़ी है, जब हम उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो उसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज डिक्रीज होगी, पोजीशन भी मूव होगी, एक्सेलरेशन भी चेंज होगी। अब जो उसमें फर्क नहीं आ रहा, वो किस चीज में फर्क नहीं आ रहा, वो उसके मास के अंदर फर्क नहीं आ रहा है। तो बेसिकली फोर्स विल नॉट चेंज द मास ऑफ अ बॉडी, ठीक है। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जो कि काफी डिफिकल्ट है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इस एमसीक्यू की बात की तो मेरे पास लिखा हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज बाय 300%, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम। तो हमने काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीमेंट से हमने मोमेंटम के इंक्रीमेंट को बताना है, ठीक है। तो अगर बात की जाए, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लिखा हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज इंक्रीज बाय 300%, यानी कि हम काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी को 300% इंक्रीज कर रहे हैं। तो लिखा हुआ है कि व्हाट परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम, तो मोमेंटम कितना परसेंट इंक्रीज होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम अगर बात करें तो मेरे पास लिखा हुआ है, तो उससे पहले हम काइनेटिक एनर्जी को यूज करें, तो काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर रहा हूँ 300%। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि व्हेन काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड बाय 300%, ठीक है, द न्यू काइनेटिक एनर्जी विल बी, ठीक है। तो अगर मेरे पास काइनेटिक एनर्जी को मैं इंक्रीज करूं 300%, मीन यहाँ पे मेरे पास आगे काइनेटिक एनर्जी जो कि न्यू है, ठीक है, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी को हम इंक्रीज कर रहे थे 300% काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, यानी कि 300% काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर रहे थे। तो ये लाइन आपको समझ आ गई होगी कि फर्स्ट लाइन में से मैंने ये लिख लिया है, ठीक है। तो जब आपको पता है कि जब हम परसेंटेज को खत्म करते हैं तो हम उसके डिवाइड में 100 कर देते हैं, ठीक है। तो अगर फर्दर बात करें तो काइनेटिक एनर्जी प्लस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 3k डॉट ई विच विल बिकम 4 टाइम काइनेटिक एनर्जी। मीन जब हम काइनेटिक एनर्जी को 300% इंक्रीज करेंगे तो 4 टाइम ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई है। तो यहाँ तक मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, लिखा हो कि व्हाट परसेंटेज, हमने परसेंटेज बतानी है कि मोमेंटम कितने परसेंट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक सॉल्व करने के बाद मुझे पता है कि काइनेटिक एनर्जी का जो सिंपल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 mv², ये फॉर्मूला होता है। लेकिन हमने करना है मोमेंटम के अंदर, तो हैज वी नो कि मोमेंटम इज इक्वल टू m इंटू v। तो मोमेंटम मेरे पास क्या होता है, mv के इक्वल होता है। तो अगर मैं इसमें से बात करूं तो मेरे पास यहाँ पे अगर m का स्क्वायर होगा तो मोमेंटम का स्क्वायर आ जाएगा, तो मैं m से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ और डिवाइड भी कर देता हूँ।
जब मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा तो ऊपर मेरे पास ये सारी की सारी चीज किसको आ जाएगी, मोमेंटम के इक्वल, ठीक है, मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। मीन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी ये आ गया, ठीक है, लेकिन मेरे पास ये काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 4 टाइम, ठीक है। अब मेरे पास जो न्यू काइनेटिक एनर्जी आ रही थी 4 टाइम ऑफ प्रीवियस काइनेटिक एनर्जी आ रही थी। तो मैंने इसी तरह मोमेंटम निकालना है, तो मेरे पास जो इक्वेशन थी उसी के अंदर मोमेंटम को चेंज कर लेता हूं। तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ रही थी, ठीक है, तो मेरे पास इक्वेशन थी कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 4 टाइम काइनेटिक एनर्जी प्रीवियस वन, ठीक है। तो अगर इसके अंदर मैं वैल्यू पुट कर लूं तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मैंने निकाल ली, जो कितनी थी, पी स्क्वायर प्राइम आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2m, ठीक है, इक्वल टू 4 टाइम 4 पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, ठीक है। तो अगर बात की जाए तो ये 2 और ये 2 काट जाएगा, m और m काट जाएगा, तो p स्क्वायर प्राइम इज इक्वल टू 4 प्राइम का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं p की बात करूं तो p इज इक्वल टू अंडर रूट ले लूंगा तो 2p ये आ जाएगा। मीन के अगर काइनेटिक एनर्जी को 300 टाइम इंक्रीज करा जाता वो 4 टाइम ऑफ प्रीवियस काइनेटिक एनर्जी थी। उसी की रिस्पेक्ट से अगर मोमेंटम को देखो तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 टाइम ऑफ प्रीवियस मोमेंटम, ठीक है। जो न्यू मोमेंटम आ रहा है वो दूसरे मोमेंटम से 2 टाइम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने इसकी परसेंटेज निकाली थी, ठीक है, परसेंटेज इंक्रीमेंट इन मोमेंटम, ठीक है। तो अगर मैं परसेंटेज की बात करूं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेता हूँ। तो लिखा हुआ है परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसका फॉर्मूला था कि डेल पी डिवाइडेड बाय पी मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो परसेंटेज में कैलकुलेट करना है। तो अगर बात की तो मेरे पास क्या होता है फॉर्मूला कि पी एफ यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय पी मल्टीप्लाई 100। तो मेरे पास जो फाइनल जो न्यू बना है कितना बना था, 2p। तो यहाँ पे आ जाएगा 2p और प्रीवियस वाला p होगा डिवाइडेड बाय p मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो यहाँ पे जो p रिप्रेजेंट कर रहा है वो शो कर रहा है इनिशियल को और p प्राइम शो कर रहा है फाइनल को, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास आ जाएगा p मल्टीप्लाई 100, तो p काट जाएंगे तो मेरे पास कितना आ रहा है 100%, ठीक है। तो जो इसका रिजल्ट आ रहा है मेरे पास कितना आ रहा है 100%। तो जिसका राइट ऑप्शन बनता है वो ऑप्शन नंबर ए बनता है, ठीक है। तो जिन बच्चों ने इनको सॉल्व करना है तो बेसिकली ये क्वेश्चन आपके शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी आ सकते हैं या लॉन्ग क्वेश्चन के भी अंदर आ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको राइट डाउन करके मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह देनी है कि आपको समझ आया कि नहीं, ठीक है। तो इसको रेज कर लेते हैं, फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन का मूव करें तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि व्हेन द स्पीड ऑफ योर कार इज डबल बाय व्हाट फैक्टर डज इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। मीन कि जब हम स्पीड ऑफ कार को डबल कर देंगे, डबल मीन 2 टाइम इंक्रीज करेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी कितना टाइम इंक्रीज होगी। तो इसको देख लेते हैं। तो मेरे पास जो सिंपल इस तरह के क्वेश्चन आपके शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ सकते हैं और ऑब्जेक्टिव के अंदर भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का मेरे पास फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय 2 mv स्क्वायर, ठीक है। मेरे पास लिखा हुआ कि हमने इंक्रीज करी स्पीड को डबल कर दिया, ठीक है। मीन क्या हो जाएगा कि स्पीड डबल होगी, v इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ v। तो इसके अंदर पुट कर लेंगे काइनेटिक एनर्जी प्राइम इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2v का स्क्वायर, ठीक है। ये चीज आपको समझ आ गई है। तो मेरे पास हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय m 4v स्क्वायर, जिसको अगर फर्दर करें तो 4 1 डिवाइडेड बाय 2 m v स्क्वायर ये आ जाएगा। तो मेरे पास ये काइनेटिक एनर्जी के इक्वल था, ठीक है। तो यहाँ पे आ था काइनेटिक एनर्जी प्राइम, ठीक है। तो जब काइनेटिक एनर्जी में मैंने स्पीड को डबल किया तो काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम इंक्रीज होगी, 4 टाइम इंक्रीज होगी। तो जिसका राइट ऑप्शन बनता है वो मेरे पास बनता है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो आई होप सो ये भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन एसएलओ बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसको मैं रेज कर लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा जाए तो लिखा हुआ है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू डैश रेडियन। तो इसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ कि 1 डिग्री को हमने रेडियन के अंदर चेंज करना है, ठीक है। तो हमें पता है कि 1 डिग्री है, ठीक है। तो इसको चेंज करना है रेडियन के अंदर। तो आपने बेसिकली क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 के सप्लीमेंट्री यूनिट के अंदर रेडियन और स्टेरेडियन के अंदर आपने पढ़ा होगा कि 1 रेडियन हाउ इट विल बिकम 57 रेडियन के इक्वल कैसे आता है, ठीक है। तो हमें पता है कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन होती है वो 2 पाई रेडियन की होती है, ठीक है।
2 पाई रेडियन की होती है, और 2 पाई रेडियन के अंदर मेरे पास जो एंगल आ रहा था वो 360 डिग्री आ रहा था, ठीक है। तो मेरे पास 360 में मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे डिवाइड करके मैं निकालूंगा तो मेरे पास जो इसका रिजल्ट आएगा वो 57 रेडियन आएगा, ठीक है। तो 57.3 आ रहा होता है। तो आप इसे कैलकुलेट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपसे हुआ है कि नहीं। अगर आप लोगों से नहीं हुआ तो इंशाल्लाह वापस इसको डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि इसको मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ अपने नोट्स के अंदर, जहाँ पे मैंने चैप्टर नंबर 1 के कंप्लीट नोट्स बनाए हुए थे, ठीक है। तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद व्हाट्सएप ग्रुप को लिंक से जाके हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। उसके अलावा प्लेलिस्ट के अंदर सेपरेट चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 को कम्प्लीटली अपलोड किया हुआ, ठीक है। तो उसके अंदर एक एक एक्सरसाइज, एक एक टॉपिक एसएलओ बेस्ड कैसे आएगा, तो उसको आपने लाजमी देख लेना, ठीक है। तो इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। उसके बाद अगर हम मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि द वैल्यू ऑफ जी एट द हाइट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ एंड इट्स सरफेस इज गिवन। तो मेरे पास लिखा हुआ है कि वैल्यू ऑफ जी के अंदर हाइट और रेडियस ऑफ अर्थ दोनों आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं वैल्यू ऑफ जी की बात करूं फॉर अर्थ, द वैल्यू ऑफ जी फॉर अर्थ इज इक्वल टू क्या होता है कि जी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, ये होता है बेसिकली, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखा जाए तो मेरे पास लिखा हुआ है, तो बेसिकली तो मैंने ग्रेविटी की वैल्यू लिखी है, वैल्यू जी लिखी है, फॉर अर्थ लिखी है, लेकिन अर्थ के अलावा मेरे पास क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि जी इज इक्वल टू जी एम आर प्लस एल्टीट्यूड जो भी होगा उसका स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। तो ये फॉर और अदर वैल्यू के होता है, ठीक है। अर्थ के लिए ये वाला यूज होता है और बाकी के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो लिखा हुआ है कि द वैल्यू ऑफ जी मैंने फाइंड करनी है, हाइट इज इक्वल टू रेडियस, मीन इस फॉर्मूले के अंदर मेरे पास लिखा हुआ है कि हाइट इज इक्वल टू रेडियस। तो जहां जहां पे h लिखा हुआ है मैं क्या पुट कर दूंगा, r पुट कर दूंगा। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी कि g इज इक्वल टू gm प्लस r का स्क्वायर, ठीक है, विच मीन gm प्लस 2r का स्क्वायर, ठीक है। जिसको अगर मैं फर्दर लिखूं तो g इज इक्वल टू gm फॉर r का स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो यहां तक आप लोगों को समझ आ गई है। तो अगर मैं फोकस करूं इक्वेशन नंबर 1 की, तो यहां पे क्या आ जाएगा कि g इज इक्वल टू, ये सारी की सारी वैल्यू किसकी थी, g ऑफ अर्थ की, ठीक है। तो ये हो जाएगा g ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 4, और ये क्या था, g ऑफ h, ठीक है। तो मेरे पास क्या इसका राइट ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये हो सके चीज आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपने किसी भी क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है, उसके बाद उसको फर्दर सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपको मेंशन था कि हमने g की वैल्यू निकालनी है हाइट के लिए, ये मैंने g ऑफ h लिखा है, ये हाइट के लिए, लेकिन अर्थ के लिए मेरे पास क्या होता है, ये वाला फार्मूला, ठीक है। तो मेरे पास आगे फर्दर मेंशन था कि हाइट एंड रेडियस ऑफ अर्थ बोथ आर इक्वल। तो मेरे पास नीचे ऑप्शन थे कि मेरे पास GH इज इक्वल टू जी, इसको सिंपल जी बोला जाता है और इसको GH बोला जाता है, तो ये कब इक्वल होंगे, तो इसको सारी कैलकुलेशन करके हमने ये प्रूव कर लिया। तो इसका राइट ऑप्शन बनना है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इसको रेस कर लेते हैं और मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। उसके बाद अगर नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव किया, लिखा हुआ है जो कि चैप्टर नंबर 6 से लिया गया है कि द लिफ्ट ऑफ एन एरोप्लेन इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ डैश। तो बेसिकली लिफ्ट ऑफ एरोप्लेन इज एन एग्जांपल ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, तो जिसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जिसके तो बेसिकली उसके बाद अगर हम एमसीक्यू नंबर 11 तरफ बात करें तो लिखा हुआ है कि लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम इज l एंड द लेंथ ऑफ पेंडुलम हैविंग अ पीरियड ऑफ 1 सेकंड। तो हमने इसकी लेंथ को कैलकुलेट करना है, तो इसके अंदर आपने टाइम पीरियड का फॉर्मूला यूज करना है, t = π√l/g, ठीक है। फर्स्ट पेंडुलम के लिए t1 कह देंगे और यहाँ पे l1, इस तरह आपने t2 फाइंड करना है, t2 π√l/g, याद आएगा। फिर इसकी आपने कैलकुलेशन करके मुझे इसका आंसर बताना, ठीक है। तो जिसका राइट ऑप्शन बन रहा है वो ऑप्शन नंबर डी आर होगा। तो अगर आप लोगों को समझ नहीं आती तो आप लोगों ने कमेंट करने, तो इंशाल्लाह इस पे वापस वीडियो बनाई जाएगी जब इसके सब्जेक्टिव को मैं डील करूंगा, तो तब इसके साथ इसको भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम मूव करें नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट एमसीक्यू में लिखा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट चेंज ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है। तो हमने बताना है कि इसमें कौन सा फैक्टर चेंज नहीं होता। वेवलेंथ इज डैश। तो अगर हम वेवलेंथ के फॉर्मूले की बात करें तो मेरे पास होती है 2l डिवाइडेड बाय n, ठीक है। तो मेरे पास लेंथ भी 4 मीटर है और लूप भी 4 है, 2 4 = 8, 8 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 2 मीटर। तो जिसका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी आता है, ठीक है। उसके बाद हम मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 14 की तरफ। तो एमसीक्यू नंबर 14 की बात की तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ साउंड सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी लिसनर with is 1/10 of the speed of the sound
द रेशियो ऑफ अपीरियन टू द रियल फ्रीक्वेंसी इज डैश। तो बेसिकली चैप्टर नंबर 8 के अंदर से डॉपलर इफेक्ट के अंदर से लिया गया है, ठीक है। तो जब इसकी आप कैलकुलेशन करोगे कंप्लीट, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो 10/9 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं कंप्लीट करा देता हूँ, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला मेरे ज़हन में नहीं, तो मैं इसका फॉर्मूला लिख लेता हूँ। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, तो मेरे पास जो आ जाएगा कि लिखा हुआ कि अ साउंड सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी लिसनर। तो मेरे पास जो लिखा होगा स्पीड ऑफ साउंड ऑफ एयर, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ठीक है, वो मेरे पास कितनी हो जाएगी, तो वो मेरे पास हो जाएगी बेसिकली v साउंड, ठीक है। उसके बाद जो लिखा हुआ है कि वेलोसिटी एंड 1/10 स्पीड ऑफ साउंड। तो बेसिकली अब आ गया वेलोसिटी ऑफ सोर्स ऑफ साउंड इज v ऑफ साउंड डिवाइडेड बाय 10, ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने फाइंड करना था कि लिखा हुआ कि द रेशियो ऑफ अपीरियन टू रियल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो हमने फाइंड किया रेशियो ऑफ रियल को v0 से और अपीरियन को v से, ठीक है, ये फाइंड करनी। तो ये हो जाएगा v साउंड डिवाइडेड बाय इसका फॉर्मूला v साउंड माइनस v ऑफ सोर्स, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर है। तो अगर मैं फर्दर करूं, तो मेरे पास रेशियो फाइंड करनी थी। तो बेसिकली देखा जाए तो v ऑफ साउंड डिवाइडेड बाय v साउंड इनटू सोर्स आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं v ऑफ साउंड, मेरे पास आ जाएगा हैज इट इज, ठीक है। उसके बाद मेरे पास v साउंड भी आ जाएगा हैज इट इज माइनस v ऑफ सोर्स कितना था कि v साउंड डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। तो मैं एलसीएम ले लूंगा, तो एलसीएम ले लूंगा तो कितना आ जाएगा एलसीएम 10, तो उस 10 को मैं ऊपर शिफ्ट कर दूंगा तो आ जाएगा 10 v ऑफ साउंड और डिवाइड के अंदर ये 10 आ गया था, 10 माइनस 9 v ऑफ साउंड, ये आ गया। ये दोनों आपस में काट देंगे तो मेरे पास बच रहेगा 10 डिवाइडेड बाय 9, इधर v अपीरियन डिवाइडेड बाय v रियल। तो उनके दरमियान रेशियो कितनी आ रही है 10 डिवाइडेड बाय 9 की। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो उसके बाद हम मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 15 की तरफ। अब एमसीक्यू नंबर 15 के अंदर लिखा हुआ है कि सिग्नल फ्रॉम अ रिमोट कंट्रोल डिवाइस ऑपरेटेड बाय ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ। तो बेसिकली जो रिमोट कंट्रोल डिवाइस जो भी चीज़ ऑपरेट की हुई थी वो किस स्पीड से सिग्नल को ट्रैवल कर रही थी, तो बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट से, ठीक है। उसके बाद हम मूव करें नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जिसके अंदर लिखा हुआ है, बात के अंदर लिखा हुआ है कि लाइट ऑफ अ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ डिफ्रैक्टिंग ग्रेडियंट फॉर व्हिच द स्प्लिट स्पेसिंग इज इक्वल टू 3 लैम्डा, ठीक है। स्प्लिट स्प्लिटिंग इक्वल टू 3 लैम्डा, मीन डी की वैल्यू कितनी आ रही है 3 लैम्डा। व्हाट इज द साइन ऑफ एंगल, हमने साइन ऑफ एंगल निकालना है बिटवीन सेकंड ऑर्डर एंड अ नॉर्मल, ठीक है। यानी सेकंड ऑर्डर और नॉर्मल के दरमियान हमने एंगल फाइंड करना है। तो बेसिकली जो इसके लिए मेरे पास फॉर्मूला यूज होता है वो क्या यूज होता है कि डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, मेरे पास स्प्लिट स्पेसिंग कितनी थी 3 लैम्डा, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू मेरे पास क्या था सेकंड ऑर्डर, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा 2 लैम्डा। तो मेरे पास लैम्डा और लैम्डा आपस में काट देंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3, जिसका राइट ऑप्शन बनता है वो ऑप्शन नंबर सी बन रहा है, ठीक है। तो आई होप कि चीज़ आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हम लास्ट में इसी तरह मूव करते हैं, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड इन एटमॉस्फेयर इज ड्यू टू डैश प्रोसेस। तो बेसिकली क्लाउड का जो फॉर्मेशन रहती है वो बेसिकली कौन सा प्रोसेस होता है, वो होता है एडिबैटिक प्रोसेस, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ भी आपको समझ आ गई होगी। तो बेसिकली ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के गर्ल्स पेपर जो कि फेडरल बोर्ड ने अपनी वेबसाइट के अंदर अपलोड की थी उसको कम्प्लीटली कवर किया। इसके अलावा जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ होम ट्यूशन के लिए इंटरेस्टेड हैं वो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जिन बच्चों ने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, ताकि कोई भी नोट्स हम आपके साथ शेयर करें तो आप लोगों तक पहुंच सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जिसके अंदर हम सब्जेक्टिव पोर्शन कवर करेंगे। तो तब तक अल्लाह निगहबान।